वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे हम बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं और 12वीं बोर्ड की। तो उसी सीरीज़ में हम आज क्लास 10th का सेक्शन सी और डी थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम इस क्वेश्चन पेपर को आज कंप्लीट करेंगे और सैम्पल पेपर जो आपका 2026 का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, उसका स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जिन क्वेश्चंस पे आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको हमारे चैनल में कमेंट करें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 3 एंड लास्ट पार्ट मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पर हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से, जो कि कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस। एक ट्रेन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर दिया हुआ है 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर का डिस्टेंस, मान लीजिए इसको मैं ए बी मान लेता हूँ, इसको चल रहा है एक सर्टेन एवरेज स्पीड से, सपोज एक्स किलोमीटर पर आवर से। उसके बाद इट ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कि बी से सी तक का है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर आर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। ये जो ओरिजिनल स्पीड लिए थे एक्स, इससे 6 किलोमीटर ज़्यादा, 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, टोटल टाइम टेकन is equal to time taken for first part AB plus time taken for second part BC is given is 3 hours। कंडीशन दिया हुआ है, हमको सॉल्व करके ओरिजिनल एवरेज स्पीड दैट इज x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कंडीशन हमको दिया हुआ है टोटल टाइम टेकन 3 आवर्स इज इक्वल टू टाइम टेकन टू ट्रैवल 63 किलोमीटर प्लस टाइम टेकन टू ट्रैवल 72 किलोमीटर। जैसे कि हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फार्मूला, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी अपॉन स्पीड ट्रेवल्ड बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी अपॉन स्पीड बिटवीन बी सी इज इक्वल टू 3 आवर्स में रहेगा। ये डिस्टेंस इज गिवन है 63 किलोमीटर, स्पीड हम लोगों ने x लिया है, किलोमीटर अपॉन किलोमीटर पर आर, किलोमीटर किलोमीटर कट गया, यहाँ पर हो गया 72 अपॉन x प्लस 6 किलोमीटर पर आर, किलोमीटर ये हो गया 3 आवर्स, किलोमीटर किलोमीटर कट गया, ये हो गया 63 किलोमीटर प्लस 63 बाय एक्स प्लस 72 बाय एक्स प्लस 6, क्या बचा आर बचा, जो ऊपर गया इज इक्वल टू 3 आवर्स। आर कट गया तो हमारा यहाँ पर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इन दोनों में से हम चाहें तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने की रिक्वायरमेंट है, हाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 7 बाय एक्स और यहाँ पर बचा 8 बाय एक्स प्लस 6 विच इज इक्वल टू 3। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 6 आएगा, 9 अपनी जगह पर, 7 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 अपनी जगह पर, 7x प्लस 7 6 42 प्लस 8x अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3। हम चाहे तो यहाँ से 3 को काट देते हैं 3 टाइम्स, ये हो गया 7 प्लस 8 15x, बाहर में आपका 3 बचा हुआ है प्लस 42 और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, स्पेस की कमी हो रही है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। तो हमारा इक्वेशन आया था 3 इंटू 15 आपका हो गया 45x, यहाँ पर आपका जो 3 इंटू 15 था हमारा आ गया 45x प्लस 42 इंटू 3 तो 6 और 12 प्लस 126 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 6x। सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, 6x माइनस 45x, 6 माइनस 45 इज माइनस 39x प्लस 126 राइट हैंड साइड जाके माइनस 126 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम होना चाहिए माइनस 39 और प्रोडक्ट होना चाहिए आपका माइनस 126। तो ये हो जाएगा मेरा 42 इंटू 3। अगर मैं माइनस 42 लूँगा तो माइनस 126 आ जाएगा, और यदि माइनस 42 प्लस 3 लूँगा तो माइनस 39 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर x कॉमन, x माइनस 42 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 42 कॉमन, तो बच्चा अंदर में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 42, और सेकेंड फैक्टर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू माइनस 3। तो टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, इस वजह से हम नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, तो ओरिजिनल वैल्यू आएगी हमारी 42। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमको दिया हुआ था टोटल टाइम ट्रेवल्ड का कंडीशन दिया हुआ था 3 आवर्स है। इसमें फर्स्ट 63 किलोमीटर के लिए हम लोगों ने x माना, अगले 72 किलोमीटर के लिए हमको बोला है कि स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई पहले वाले केस से, तो x प्लस 6 हो गया। टोटल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिंप्लीफाई करने पर हमको मिला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइनल फॉर्म आया ये, इसको सिंप्लीफाई किए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के फॉर्मूले से, तो दो आंसर्स आए 42 और 3। तो x इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर। इस आंसर को हम लोगों ने इसलिए चुना क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, इस वजह से ये आंसर गलत होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमको बोल रहा है इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए इस ट्रायंगल को मैंने नेमिंग कर दिया ABC। एक लाइन है जो किसी एक साइड, इस वाले केस में BC साइड के पैरेलल है, जो कि ट्रायंगल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रहा है। सपोज दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमको इसमें प्रूव करना है, इस क्वेश्चन में गिवन है अ ट्रायंगल ABC। उसके बाद यहां पर E और F लेंगे, यहां पर E ले लेते हैं, यहां F ले लेते हैं, E F। हमको क्या दिया हुआ था, एक ट्रायंगल ABC जिसमें EF इज अ लाइन पैरेलल टू बेस BC intersecting AB at E and AF at C. We have to prove, हमको प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमको प्रूव करना है कि AE अपॉन EB और AF अपॉन FC का रेशियो सेम होगा। ये हमको प्रूव करना है। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इस ट्रायंगल को अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे। हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, B और F को मिला देंगे और C और E को मिला देंगे। पहला कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या किया, इसमें जॉइन B एंड E एंड C एंड F, उल्टा कर दिया मैंने, हाँ, C और E, B एंड F को ज्वाइन कर दिया। अब इसको ज्वाइन करने के बाद में यहां पर हमको ट्रायंगल्स, अलग अलग ट्रायंगल्स मिलते हैं। तो मैंने एक ट्रायंगल का सेट लिया, ये एक ट्रायंगल लिया और दूसरा ये वाला ट्रायंगल लिया। कौन कौन से ट्रायंगल्स लिए हैं मैंने, ये वाला ट्रायंगल लिया है और ये वाला कंप्लीट ये वाला ट्रायंगल लिया है, ठीक है। अब मैंने दूसरा कंस्ट्रक्शन किया, F से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है
ए बी साइड पे। एक और कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ड्रॉ, इसको नाम दे देते हैं एफ जी। एफ जी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब इसमें मैंने जो दो ट्रायंगल मार्क किए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी या बी ई एफ, अगर हम लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है हाफ बेस। ये जो ट्रायंगल है इसमें हमने परपेंडिकुलर जिस पे ड्रॉ किया है उसको हम कहते हैं बेस। तो बेस हो गया हमारा ए ई और परपेंडिकुलर हो गया हमारा जी एफ। सिमिलरली ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसके लिए हमारा बेस हो गया ई बी, हाफ बेस बी ई और सेम परपेंडिकुलर जी एफ। यहां पर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, इस वजह से परपेंडिकुलर आपका बाहर बना। ठीक है, तो यहां पर आपके जो परपेंडिकुलर जी एफ और हाफ हाफ कट गया। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली अब हम बाकी बच्चे दो ट्रायंगल्स लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल्स लेंगे, पूरा रब हो गया। चलिए फिर से मैं एक बार ट्रायंगल बना के एक नया फिगर ही बना लेता हूं। दोबारा ड्रॉ करते हैं हम इस ट्रायंगल को, वाइट कलर में ले लेते हैं ट्रायंगल। ड्रॉ ही कर लेते हैं। कैसे करूं, ब्रेक करो कंटिन्यू करूं? ठीक है, चलिए देख लेंगे आगे। फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं पूरे ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद बना लेंगे। चलिए, ये मैंने फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी। इसमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी जिसको मैंने बोला था ई एफ। यहाँ पर से मैंने कंस्ट्रक्शन करके इन दोनों को जोड़ा था, कंस्ट्रक्शन करके इन दोनों को जोड़ा था। पहले पेयर में मैंने जो ट्रायंगल्स लिए थे वो था ट्रायंगल ये वाला और ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन परपेंडिकुलर बना था एफ जी। अब हम लोग इसके सेकंड साइड में जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे और ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे और इसके लिए परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे ई एच। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अगेन लेंगे अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस केस में हमारा हो जाएगा सी ई एफ। तो ये हो जाएगा हाफ ए ई एफ के लिए। इस बार बेस हम लोगों ने ए एफ को लिया हुआ है, ए एफ पे परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलर को हम लोग नेम कर रहे हैं ई एच, डिवाइडेड बाय हाफ। ये नीचे वाले ट्रायंगल के लिए बेस बन रहा है आपका एफ सी इंटू परपेंडिकुलर बन रहा है ई एच। यहां पर भी ई एच और हाफ हाफ कट गया। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई एफ बराबर होता है। क्यों होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई एफ is equal. Why equal? Because they are between same parallel lines. BC और EF के बीच में दोनों बन रहे हैं और दोनों के लिए हमारे पास सेम बेस है BC. Triangles on same base, जो कि यहां पर हम BC ले सकते हैं, नहीं EF लेंगे। यहां पे दोनों में कॉमन बेस, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन हमारा EF था, तो सेम बेस यहां पर EF को मान सकते हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, दैट इज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। यहां पर पैरेलल लाइंस है हमारे EF एंड BC आर इक्वल। तो इससे अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, मतलब दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गए। मैं सीधे राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दे रहा हूं। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इनके राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। इसका राइट हैंड साइड था AE अपॉन BE और इसका राइट हैंड साइड था इक्वल टू AF अपॉन FC।
सी, और यही हमको प्रूफ करना था। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें किसी भी एक साइड के पैरेलल हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच में आपको दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। आप डायगोनल्स को मिलाएंगे तो आपको दो ट्रायंगल्स मिलेंगे। आपको एक बार उस ट्रायंगल को लेकर और ऊपर वाले ट्रायंगल को लेकर एक रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन BEF। दूसरे बार राइट हैंड साइड में जो दो ट्रायंगल बनेंगे उनके एरियाज निकालने हैं। दोनों के लिए ऑल्टीट्यूड आप एक बार GF ड्रॉ करेंगे, एक बार EH ड्रॉ करेंगे। दोनों को सिंप्लीफाई करने पर ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगे। अब हमको पता है कि BEF और CEF का एरिया सेम होगा क्योंकि ये दोनों सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस, दोनों ट्रायंगल में आपका EF बेस कॉमन है। तो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा, जिससे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, इसलिए आपका राइट हैंड साइड इक्वल होगा और आपको जो प्रूफ करना था वो आपको मिल जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। इन अ ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमको PQR। प्रूव दैट द लाइन इंटरसेक्ट्स द साइड, दैट अ लाइन L intersects a side PQ and PR of the triangle PQR at L and M। PQ साइड और PR साइड को L और M पर इंटरसेक्ट कर रहा है रेस्पेक्टिवली, सच दैट LM इज पैरेलल टू QR। आपको इस क्वेश्चन में LM इज पैरेलल टू QR गिवन है। इफ PL इज इक्वल टू 5.7, PQ इज इक्वल टू 15.2। PQ आपको दिया हुआ है 15.2, MR 5.5 दिया हुआ है 5.5, और PM का लेंथ आपको निकालना है। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम पूरे साइड्स का रेशियो लेके निकाल सकते हैं, या फिर हमको दिया हुआ है यहाँ पर 15.2 5.7, तो बचा हुआ हो जाएगा आपका 15.2 माइनस 5.7। इसको सॉल्व करने पर 12 माइनस 7 इज 5, 14 में से 5 गया तो 9.5 बचता है। तो ये बचा हुआ जो साइड हो गया आपका QL इज इक्वल टू 9.5 हो गया। अब हमको पता है बाय थेल्स थ्योरम, अगर ये लाइन LM इज पैरेलल टू QR, देन इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इन कॉमन रेशियो, जिसको अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था। तो PL अपॉन LQ इज इक्वल टू PM अपॉन MR का इक्वेशन बनेगा। PL की वैल्यू हमको दी हुई है 5.7 डिवाइडेड बाय 9.5 इज इक्वल टू PM अपॉन 5.5। तो इसको सॉल्व करने पर हमको बनेगा PM इज इक्वल टू 5.7 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 9.5। अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ तो ये आ जाएगा 1.1, ये आ जाएगा हमारा 1.9। 19 3 जार 57 और 4 3 जार 12, बैलेंस आया 1 4.2। तो PM की वैल्यू हमारी आ जा रही है 4.2। कि कैलकुलेशन में हम लोगों ने कुछ मिस्टेक कर दिया है। एक बार और चेक कर लेते हैं। 5.7 5.5, MR इज 5.5, PQ एंड PR ठीक तो लग रहा है। 15.2 तो 12 में से 7 गया 5, 9.5। कैलकुलेशन तो सही लग रहा है। 3.3 की ओर। अच्छा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पर हमारा 1.1 है, मैंने गलती से 1.4 लिख दिया था, इस वजह से आंसर हमारा आएगा 3.3। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सेंटीमीटर। इसमें क्या दिया हुआ था, हमको ये दिया हुआ था और टोटल लेंथ ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ था, जिससे हम लोगों ने सेकंड पार्ट निकाल लिया। ये वाला पार्ट की वैल्यू निकालनी थी, इस पार्ट की वैल्यू दी हुई थी। हमको पता है कि अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। इसमें से 3 वैल्यूज हमको दी हुई थी, चौथी वैल्यू हमने डाली और आंसर निकाल लिया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 34। फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट, ये हमको दिया हुआ है एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस हमको
12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये कुछ इस तरीके का बना। अब बोल रहा है कि a right circular cylindrical cavity of height 3 centimeter and radius 4 centimeter is hollowed out such that the bases of the cone and cylinder form a concentric circle। नीचे से हम लोगों ने एक सिलेंडर निकाल लिया और सिलेंडर का बेस और कोन का बेस हमारा कोसेंट्रिक सर्कल टाइप का बना रहा है। ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये हमारा सिलेंडर का बेस बन गया, ये बन गया सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट हमको दी हुई है 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर, और रेडियस ऑफ द बेस हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हमको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो अगर हम क्वेश्चन को समझे तो क्या है, हमको एक कोन दिया हुआ है जो कि ठोस था, उसका टोटल सरफेस एरिया था। नीचे से हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल पार्ट को खोद के निकाला, तो सिलेंड्रिकल पार्ट को निकाला तो बेस ऑफ द कोन में जो बेस का सर्कल है ये निकल गया, लेकिन एक नया सरफेस एरिया हमारा यहाँ पे ऊपर में बन गया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। पहले मैंने ले लिया पूरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसके बाद जो बेस का एरिया ऑफ कोन है उसमें से छोटे वाले सर्कल को जो हम लोगों ने हॉलो किया था, सिलेंडर निकाला था, उस सर्कल को माइनस करेंगे, प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। इस पूरे व्हाइट सर्कल से मैंने ये रेड सर्कल वाले एरिया को माइनस किया। ठीक है, प्लस किया, नया सरफेस बन गया, जो खोखला जगह बना सिलेंडर का पूरा कर्व सरफेस एरिया, तो वो पूरा नया जगह बन गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसमें ऐड हो गया, और साथ में ऊपर में ये वाला जो एरिया बना, ये भी एरिया, यहां पर भी सरफेस है आपका नीचे में जो छत के जैसा काम करेगा, तो उसका एरिया आपका ऐड हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ अपर बेस ऑफ सिलेंडर। ये बन गया कॉन्सेप्ट। कोन का पूरा कर्व सरफेस एरिया है, नीचे का पूरा बेस एरिया में से इस एरिया को हमने माइनस किया है, साथ में ये जो सिलेंडर बना है इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया ऐड हो गया है, और साथ का ऊपर का बेस एरिया ऐड हो गया है। तो ऊपर का बेस एरिया और ये जो नीचे का बेस एरिया होगा वो तो इक्वल होगा, प्लस माइनस में कट गया। आपको 3 वैल्यूज डालनी है और इसको सॉल्व करना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है हमारा पाई रेडियस ऑफ कोन इंटू एल, प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन होगा पाई आर स्क्वायर फॉर द कोन, रेडियस ऑफ कोन का स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, यहां पर रेडियस ऑफ कोन और सिलेंडर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर लेंगे। बस ये 3 वैल्यूज को हमको सॉल्व करना है और हमको आंसर मिल जाएगा। तो हमको पाई के टर्म्स में चाहिए, सबसे पहले मैंने पाई को कॉमन ले लिया। तीनों में से रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ था 12, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा, आपका ये कोन दिया हुआ है, ये आपका बेस का रेडियस आपको दिया हुआ है 12, और ये वाली हाइट आपको दी हुई है 6, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से 144 प्लस 36 विच इज इक्वल टू रूट 180 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 20, मतलब 3 रूट 20। तो आपका L का वैल्यू हो गया 3 रूट 20, प्लस रेडियस ऑफ कोन का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, प्लस पाई तो निकल गया 2, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको दिया हुआ है 4, हाइट ऑफ सिलेंडर आपको दिया हुआ है 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिल गया 12 3 36 रूट 20, प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144, प्लस 4 2 8 3 24 पाई, विच इज इक्वल टू 168 इंटू पाई प्लस 36 पाई रूट 20। सो दिस इज द फाइनल आंसर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। आसान सा कॉन्सेप्ट था, जो फिगर दिया हुआ था उसमें हमको क्या क्या चीज़ें लेनी थी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लेना था जो पूरा एरिया है,
नीचे का एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन लेना था, जिसमें से हमको ये पार्ट माइनस करना था, उसके बाद ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को ऐड करना था और ऊपर वाले बेस को ऐड करना था। तो ये दोनों बराबर है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बचा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तीनों को ऐड करने पर हमको फाइनल आंसर मिल गया इन टर्म्स ऑफ पाई। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अगेन हमको एक कोन दिया हुआ है, इस कोन का रेडियस ऑफ बेस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और हाइट हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इस फील्ड विथ आइसक्रीम, इसको आइसक्रीम से भरना है, सच दैट द लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका नीचे का 1/6 हिस्सा, इसमें तो आइसक्रीम नहीं भराया है। कितने हिस्से में? 1/6 पार्ट में। बट अ हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, बट इसके ऊपर में एक आइसक्रीम का हेमिस्फीयर बन गया। तो इस हेमिस्फीयर का बेस भी सेम होगा, रेडियस सेम होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, हमको आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू, इतना एरिया तो रहेगा, इतना वॉल्यूम तो रहेगा, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो ऊपर में बना है, प्लस 1/6 में तो नहीं भरा है, तो कितनी जगह में भरा है? 5/6। ठीक है, 1/6 में नहीं भरा है, तो 1 - 1/6 इज 5/6 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों का वैल्यू डालेंगे, सॉल्व कर देंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको बोल रहा है कि एक कोन में हमने आइसक्रीम भरा है, नीचे से 1/6 हिस्सा नहीं भरा है, तो कितना हिस्सा भरा है? 5/6 जो हिस्सा बचा वो पूरा भरा है, और ऊपर में एक हेमिस्फीयर बन गया है। हेमिस्फीयर का रेडियस ऑफ बेस के बराबर है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को ऐड कर देना है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई, यहाँ पर रेडियस ऑफ द बेस 3 सेंटीमीटर दिया है, तो 3 का क्यूब, प्लस 5/6 वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई, रेडियस 3 स्क्वायर इंटू एच, हाइट 12। दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं 9 और पाई। 3 स्क्वायर और पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया 2 पाई, एक 3 स्क्वायर, 3 तो कट ही गया, सीधा सीधा 2 पाई बच गया। 3 स्क्वायर मैंने ले लिया था, 2 पाई बचा। यहां पर हमारा बचा प्लस 5/6 इंटू 3, ये 3 तो मैंने कॉमन ले लिया था, ठीक है, इंटू 12, इतनी वैल्यू बची। नाउ इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 2 पाई भी मैंने कॉमन ले लिया था, एक बार फिर से मैं कॉमन निकाल लेता हूं, थोड़ा कैंसल आउट करा के कॉमन निकाल लेते हैं। पहले तो ये कट गया, तो ये हो गया हमारा 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 पाई। यहां पर से मैंने एक 3 को काटा, ठीक है, दूसरे 3 को काटा 2 टाइम्स, ये हो गया 6 टाइम्स, तो ये हो गया मेरा प्लस 5 इंटू 6 हो गया 30 पाई प्लस 18 पाई इज 48 पाई। अगर पाई की वैल्यू यहाँ पे हम डालते हैं तो 48 इंटू 3.14, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग हमको मिलेगा 150 के आसपास, 150.86 सेंटीमीटर का क्यूब वॉल्यूम है, इसलिए क्यूब। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक कोन है, कितना भरा है? 5/6 पार्ट कोन का भरा है, और ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। दोनों को ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर 48 पाई, वो हमारा आंसर होगा, जिसको सॉल्व करने पर 158.86 पाई के बराबर आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35A, मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया हुआ है 55, वैल्यू ऑफ x निकालना है एंड फाइंड द मीन निकालना है। इस क्वेश्चन में हमको दो चीजें निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है और मीन निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमको मोड दिया हुआ है 55, तो मोड 55 के लिए मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55, तो 55 मतलब हमको मॉडल क्लास मिल गया ये वाला, ठीक है। मॉडल क्लास आपका 55 किस में आ रहा है? 45 to 60 वाले में आ रहा है। हमारे पास मोड के लिए फॉर्मूला होता है z = L +
F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। 45 हमको मिल चुका है। F1 क्या होता है? F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी प्रायर टू मॉडल क्लास। और F2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉडल क्लास। H क्या होता है? क्लास की विड्थ। 45 से 60 की विड्थ यहाँ पे 15 है। सारी वैल्यूज को डालने पर हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। मोड हमको दिया हुआ है 55 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 45 प्लस F1 की वैल्यू है 15 माइनस x अपॉन 2 इंटू 15 इज 30 माइनस x माइनस 10 इंटू h की वैल्यू है 15। सबसे पहले मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 55 माइनस 45 इज इक्वल टू, इधर मिल गया हमको 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 30 माइनस 20 इज 20 माइनस एक्स इंटू 15। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 20 माइनस एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स इंटू 15। दोनों तरफ को अगर मैं 5 से काटूँ तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो 2 इंटू 20 हो गया 40 माइनस 2x। इधर हो गया 15 3 जार 45 माइनस 3x को इस तरफ लाता हूँ तो प्लस हो जाएगा 3x माइनस 2x, और ये हो जाएगा 45 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 5। तो x मेरा आ गया 5। इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x कैसे मैंने निकाला? हमको मोड दिया हुआ था, मोड के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को मैंने पुट किया, तो जो इस इक्वेशन बना इससे हमको x की वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है मीन। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर इसका मीन निकालते हैं। x की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो मीन निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ f। सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेते हैं। 17 और 5 22 प्लस 15 इज 37 47 47 48 49 59। एक बार और चेक करता हूँ। 10 10 20 35 35 और 5 40 40 प्लस 19 इज इक्वल टू 59। ये आ गया 59 समेशन f। अब f इंटू एक्स निकालना है, तो उसके लिए हमको x निकालना पड़ेगा। x क्या होता है? x होता है मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले हम x निकालेंगे। x क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। 0 से 15 हुआ, उसका मिड पॉइंट हुआ 7.5। 15 से 30 45 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 22.5। इसमें आ जाएगा आपका 75 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 37.5 प्लस 15 करेंगे इसमें तो 52.5 प्लस 15 करेंगे इसमें तो 67.5 और इसमें प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 82.5। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं, तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सिंपल वैल्यू होती तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देते हैं। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं एज्यूम मीन मेथड की तरफ। तो एज्यूम मीन मेथड में आपका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम मीन ए प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो इसमें मैं बीच वाली किसी वैल्यू को एज्यूम मीन ले लेता हूं, दोनों में से किसी एक वैल्यू को ले लेते हैं। यहां पर एक्स बार मान लीजिए मैं ले लेता हूं 37.5 को ले लेता हूं। तो अगला कॉलम जो मेरा बनेगा x माइनस एज्यूम मीन ऑफ x का कॉलम बनेगा। सारी वैल्यू को मैं a से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो a मेरा कितना है? 37.5। 7.5 से माइनस करूंगा तो आएगा माइनस 30। इससे माइनस करूंगा तो आएगा माइनस 15 0 15 30 एंड 45। अब भी बड़े डिजिट्स हैं तो मैं चाहूं तो स्टेप डिविएशन एक स्टेप और आगे जाके यूज कर सकता हूं। तो स्टेप डिविएशन में क्या हो जाएगा? स्टेप डिविएशन में आपका हो जाएगा du विच इज इक्वल टू dx, मतलब x माइनस ए अपॉन, इसमें कॉमन डिफरेंस है 15 का, तो मैं h ले लेता हूँ 15। तो इसी फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा? यहाँ पर जो हम लोगों ने dx लिया है उसकी जगह हमारा आ जाएगा du और होल मल्टीप्लाई हो जाएगा h से, जहाँ पर h मैंने 15 लिया हुआ है। तो अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो -2
-1 0 1 2 3। अब मैं निकालूंगा f इंटू डी यू, जो कि मेरा लास्ट कॉलम होगा, f इंटू डी यू। तो f हमको दिया है 10 -2 -20 हो गया, 7 -1 -7 हो गया, 5 इंटू 0 0 हो गया, 15 इंटू 1 15 हो गया, 10 इंटू 2 20 हो गया, और 12 इंटू 3 36 हो गया। इनको सॉल्व करने पर ऐड करना है, ये दोनों तो कट गए, 15 में से 7 गया तो 8 बचा, ये था 36 और 8, ये आ गया आपका 44। तो समेशन एफ डी यू सारी वैल्यूज आपके पास है, बस हमको वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 37.5 जो हम लोगों ने लिया था, समेशन एफ डी यू की वैल्यू प्लस 44, एक बार और चेक कर लेते हैं, 12 से 36, ठीक है, 44 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 59, इंटू एच की वैल्यू आई है हमारी 15। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 37.5 प्लस 15 4 जार 60, बैलेंस आ गया 660 डिवाइडेड बाय 59। 59 से इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको हम लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं, चलिए 660 से हम 59 को डिवाइड करते हैं, तो 59 1 जार 59, बैलेंस आ गया मेरा 16 में से 9 गया तो 7 70, अगेन 1 जार 59, बैलेंस आया 10 में से 9 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो 6 में से 5 गया तो 1, 110, तो 110 भी 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ बचा था 11 पॉइंट 110 1, लगभग ये आ जाएगा आपका 37.5 प्लस 11.1 विच इज इक्वल टू 48.6 के आसपास। तो इसका जो मीन वैल्यू होगा 48.6 होगा। तो हम लोगों ने दोनों आंसर निकाल लिए। x हमने मोड के फॉर्मूले से निकाला था जिससे x हमारा 5 आया था, और मीन हम लोगों ने स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ किया। इसको कैसे यूज़ किया जाता है मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। सबसे पहले हम लोगों ने dx निकाला था, तो dx निकालने पर क्या हुआ था, बड़ी डिजिट्स आई थी, तो उसमें हम लोगों ने एज्यूम मीन मेथड से फिर डिविएशन निकाल लिया। डिविएशन में भी बड़ी वैल्यूज थी, तो कॉमन डिफरेंस 15 से डिवाइड करके डी निकाला, जो कि स्टेप डिविएशन मेथड कहलाता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका बी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का। इसमें आपको दिया है सर्वे रिगार्डिंग हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। लेस देन 40, 5 का डिफरेंस अगर मैं लूँ, लेस देन 40 का मतलब क्या हुआ, 135 से लेके 140 तक कितने गर्ल्स है, फ्रीक्वेंसी आपकी है 4। उसके बाद बोल रहा है लेस देन 145, लेस देन 145 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 145 का मतलब हुआ 135 से 145 तक, 135 से 145 तक 11 है, और 135 से 140 तक 4 है। तो 140 से 145 तक कितने होंगे, 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा सीरीज 140 से 145 तक कितने होंगे, 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। उसी तरीके से 145 से 150 तक 20 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18। इसके बाद इसमें 150 से लेके 155 तक अगर देखेंगे तो 40 माइनस 29 11, 155 से 160 तक देखेंगे तो 6 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, और 160 से लेके 165 तक देखेंगे अगर इंटरवल्स बना देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5। इस तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी। हमको क्या निकालना है, इसमें हमको मीडियन हाइट निकालना है। मीडियन हाइट हम कैसे निकालते हैं, मीडियन हाइट में सबसे पहले तो हमको चाहिए समेशन एफ, जिसको कि हम n कहते हैं, जो कि हमको 51 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 51 गर्ल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे n/2 जो कि होगा 51/2 विच इज इक्वल टू 25.5 वैल्यू। हम देखेंगे कि 25.5 वैल्यू कहाँ पे आ रही है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहली 4 वैल्यूज इस इंटरवल में है, उसके बाद टोटल ये हो जाता है 11 वैल्यूज इसमें हैं, उसके बाद 12वीं वैल्यू से लेके 25th वैल्यू तक कहाँ है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेंज में है। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्लास है 145 वाला, ये बन जाता है हमारा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्यों बन रहा है, क्योंकि n/2th वैल्यू जो फ्रीक्वेंसीज दी हैं जिसको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में जमाया है, उसमें 25.5 वैल्यू हमारी इस इंटरवल के बीच आएगी
145 से 150 के बीच। तो इसको हम कह लेते हैं मीडियन क्लास। अब मीडियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मीडियन m इज इक्वल टू L, जो कि होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 145 प्लस n/2 माइनस CF या C डिवाइडेड बाय F इंटू H। तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हमको मिल गया है 145 प्लस n/2 हमको मिल गया है 25.5 माइनस C कौन सा होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, चेक करो एक बार। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास तो ज़्यादा आ रही है मेरे ख्याल से, ये C मीडियन क्लास से पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और F जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास आपका 11 है और फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास आपका 18 है, इनटू इंटरवल या विड्थ ऑफ द क्लास आपको 5 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 145 25 माइनस 11 25.5 माइनस 11, तो ये आ जाएगा हमारा 14.5 ठीक, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18। ये जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर हमको फाइनल आंसर मिलेगा। तो फाइनल आंसर हमको मिलेगा लगभग कितना हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 145 प्लस 5 5 जार 25, बैलेंस आया 2, 5 4 जार 20 और 2 22, बैलेंस आया 2 7, 72.5 डिवाइडेड बाय 18। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 18 4 जार 72, 18 2 जार 36, 18 4 जार 72, 72 बैलेंस बचा 5, डेसिमल है 50 करेंगे तो 18 2 जार 4.2 के आसपास, तो ये मेरा आ गया 149.2। तो इस क्वेश्चन में जो मीडियन होगा 149.2 होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं था, बस हमको मीडियन क्लास देखना था। मीडियन क्लास के लिए हमको क्या चाहिए, हमको n/2 चाहिए। n क्या होता है, सारी फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 51/2 ये कौन से इंटरवल में आ रहा है, ये 29th वाली वैल्यू में आएगा। 12th 13th 14 15 सारी वैल्यू 29th वैल्यू तक इस इंटरवल में आ रही है 145 टू 150। ये मीडियन क्लास हो गया। फार्मूला हम लोगों ने लगाया, C क्या होता है, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F क्या होता है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। वैल्यू डाले, H क्या होता है, क्लास की विड्थ, L क्या होता है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। सारी वैल्यू को डालने पर हमको मिल गया मीडियन M इज इक्वल टू 149.2। ये मिल गया M। और क्या निकालना है हमको, इसका मोड दिया हुआ है Z इज इक्वल टू 148.05। और क्या निकालने को बोल रहा है, मीन निकालने को बोल रहा है बाय यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मीन मीडियन मोड के बीच का रिलेशन होता है, जो कि होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है फाइंड द मीन। तो यहां पर से अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, 2x को इधर ट्रांसफर करूंगा, 2x इज इक्वल टू 3 टाइम्स m माइनस z और 2 को नीचे ले आऊंगा। तो 3 टाइम्स m माइनस z 149.2 इंटू 3, ये हो गया 6, 9 3 ज़ा 27, बैलेंस आ गया 2, 12 और 2 14 का 4, बैलेंस आ गया 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 447.6, 447.6 माइनस मोड 148.05 डिवाइडेड बाय 2। इसको और आगे सॉल्व करता हूं, तो ये हो गया हमारा, सॉल्व करने पर 6 माइनस 0.05 ही दिया है, ठीक है, तो 0.5 हो गया तो 60, 10 में से 5 गया तो हमारा बच्चा 5, यहाँ बच्चा 5 पॉइंट, 17 में से 8 गया तो 9 बचा, 13 में से 4 गया तो 9 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको काटेंगे तो 2 1 ज़ा 2, बच गया 9 तो 4 ज़ार, 19 बच गया तो 9 ज़ार, 15 बच गया तो 7 ज़ार, फिर 15 बन गया 7 ज़ार। 149.77 के आसपास आपकी वैल्यू आ रही है मीन की। तो यहाँ पर x बार जो होगा, मीन जो होगा इस क्वेश्चन में 149.77 के आसपास आएगी। छोटा मोटा कोई डिजिट का अंतर होगा तो हो सकता है हो, बाकी लगभग यही वैल्यू आएगी। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सेक्शन ई। मेरे ख्याल से वीडियो आधे घंटे से ऊपर का हो गया है, लंबी वीडियो बन गई है। तो नेक्स्ट पार्ट सेक्शन ई को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 4 में, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को सेक्शन ई के, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, सॉरी 4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन डी को अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके इजीली समझने की कोशिश की। तो इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आज हम मैथ्स का सैम्पल पेपर कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा 150वां वीडियो भी होगा। तो आप सभी को इतने लंबे समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू ऑल। इसके लिए हम एक पोस्ट भी डिज़ाइन कर रहे हैं, जो कि 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कल हम अपने चैनल पे पोस्ट करने वाले हैं। तो इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियों के लिए और अगले साल अगली कक्षाओं की तैयारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को लाइक करें, हमारे कंटेंट को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें पढ़ाई की तैयारियों के लिए, कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसानी से समझने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑल।